फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, दैट इज किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। सो सबसे पहले किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, इसकी टाइमलाइन को समझने की कोशिश करते हैं। सो इस चैप्टर के अंदर हम 600 BCE से लेके 600 CE की बात करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में। यानी कि हमने क्या देखा था चैप्टर नंबर 1 में कि अप्रोक्सीमेटली 1900 के आसपास हमारी जो है 1900 BC के आसपास हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड होने लग गई थी। एंड उसके बाद 600 BC में ही नए टाउन्स, नए किंगडम्स डेवलप होने लगे थे। इतने लंबे टाइम फ्रेम के बीच क्या हुआ, 1900 BC से लेके 600 BC के बीच में क्या हुआ, टाउन्स वगैरह होते थे बट इस लेवल के नहीं होते थे और इसके बारे में हमें इतना कुछ पता भी नहीं है, इतने का खास आर्टिफैक्ट्स भी नहीं है उस टाइम फ्रेम के। नाउ 600 BC से 600 CE के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, नए किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे, न्यू टाउन्स, किंग्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं कि भाई क्या चल रहा था उस टाइम पे। देखो, मैंने क्या बताया कि 1900 BCE में हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन कोलैप्स हो गई थी और हमारी ये जो टाउन्स वगैरह आए थे ये 600 BCE के आसपास आए थे। अब इतने लंबे टाइम फ्रेम में क्या हुआ, इतने लंबे टाइम फ्रेम में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट। 15,000 सालों के बीच में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए आफ्टर द एंड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। जैसे कि क्या हुआ भाई, ऋग्वेदा कंपोज हुई थी। कहाँ पर हुई थी, इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के पास जो लोग रहते थे उन्होंने ऋग्वेदा कंपोज करी। और क्या हुआ, एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स देखने को मिली थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट। बहुत अलग अलग हिस्सों के अंदर जो है अब एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स देखने को मिलती थी। साथ ही साथ अब लोगों ने न्यू मोड ऑफ डिस्पोजल जो है इंट्रोड्यूस कर दिया था, जैसे कि मेगालिथ्स। क्या होता है, जो डेड बॉडीज होती है ना उन्हें मेगालिथ्स की मदद से डिस्पोज किया जाता है। मेगालिथ्स क्या होते हैं, बड़े बड़े स्टोन के स्ट्रक्चर्स होते हैं विच वर नोन एज मेगालिथ। एंड सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया के अंदर ये मेगालिथ्स जो है वो देखे जाते थे। सो मेगालिथ्स वर फॉर्म्ड नाउ। एंड एमर्जेंस ऑफ न्यू टाउन्स एंड किंगडम्स, अब नए टाउन्स और किंगडम्स भी देखने को मिल रहे थे थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट, जिसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर बहुत डीपली अच्छे से समझने वाले हैं। नाउ फर्स्ट टॉपिक अकॉर्डिंग टू योर बुक इज प्रिंसिप एंड पियादासी। अब ये प्रिंसिप क्या है, पियादासी क्या है, तो चलिए समझते हैं। देखो, प्रिंसिप यानी कि जेम्स प्रिंसिप। अब ये जेम्स प्रिंसिप कौन थे, तो ये एक ऑफिसर थे मिंट के अंदर, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की एक मिंट थी। मिंट क्या होती है, जहां पर कॉइन्स बनते हैं, ठीक है। तो उन्होंने दो स्क्रिप्ट, ब्रह्मी और खरोष्टी। स्क्रिप्ट क्या होती है, राइटिंग कैसे हम करते हैं, ठीक है। द वे ऑफ राइटिंग इज नोन एज स्क्रिप्ट। फॉर एग्जाम्पल, हिंदी लिखी जाती है देवनागरी स्क्रिप्ट में एंड इंग्लिश लिखी जाती है दूसरी स्क्रिप्ट में, तो इसे हम स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे लैंग्वेज नहीं बोल रही हूँ, मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट बोल रही हूँ। तो जेम्स प्रिंसिप ने दो स्क्रिप्ट, ब्रह्मी और खरोष्टी को जो है डेसिफर कर लिया था। अब ये दो वो स्क्रिप्ट हैं जो कि बहुत पहले वाली इंस्क्रिप्शंस में यूज होती थी। अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस जो हमें देखने को मिली हैं और जो कॉइन्स मिले हैं उनके अंदर इस स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता था, ब्रह्मी का और खरोष्टी का। अब जो भी हमें पहले की इंस्क्रिप्शंस मिली है ना, उनमें किंग को पियादासी बोला जा रहा है। पियादासी, पियादासी, पियादासी का क्या मतलब है, प्लेजेंट टू बी होल्ड। अब कुछ इंस्क्रिप्शंस के अंदर किंग को अशोका भी बोला जा रहा है। तो जब वी कैन से एपिग्राफिस्ट ने जब इन दोनों को वी कैन से स्टडी करा तो उन्हें पता चला कि भाई ये तो वही किंग है ना, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट के मदद से उन्हें पता चला कि ये तो वही फेमस किंग है जो अशोका थे। और जब उन्होंने इन दोनों को कोरिलेट करके देखा तो उन्हें पता चला पियादासी अशोका के लिए ही यूज किया जा रहा है, यानी कि अशोका को ही पियादासी बोला जा रहा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले एपिग्राफी। एपिग्राफी क्या होती है, इंस्क्रिप्शंस की स्टडी को हम एपिग्राफी कहते हैं। व्हाट इज पेलियोग्राफी, पेलियोग्राफी इज नोन एज द स्टाइल ऑफ राइटिंग, किस तरीके से हम लिखते हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, ए को पहले ऐसे लिखा जाता था, फिर बाद में ए को ऐसे भ की फॉर्म में कुछ ऐसे लिखा जाने लग गया, ठीक है। थोड़ा सा ये मैंने गलत बनाया है। इसी को पेलीग्राफी कहते हैं, यानी कि स्टाइल ऑफ राइटिंग की हम कैसे लिखते हैं। पहले ए को ऐसे लिखा जाता था और फिर बाद में ए को ऐसे लिखा जाने लगा, ठीक है। तो दिस इज नोन एज पेलियोग्राफी। अब इंस्क्रिप्शन क्या होता है, जो हार्ड सर्फेसेस के ऊपर जो राइटिंग्स होती है ना, जैसे कि स्टोन के ऊपर, मेटल के ऊपर, पोट्री के ऊपर, उसी को इंस्क्रिप्शन कहते हैं। और जो सबसे पहली इंस्क्रिप्शन थी वो प्राकृत लैंग्वेज के अंदर लिखी जाती थी। कौन सी लैंग्वेज के अंदर, प्राकृत। यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट की बात नहीं कर रही, यहाँ पे मैं लैंग्वेज की बात कर रही हूँ, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, ये लैंग्वेज है।
और ब्रह्मी स्क्रिप्ट के अंदर प्रकृत लिखी जाती थी। नेक्स्ट टॉपिक इज अर्लीस्ट स्टेट्स, द 16 महाजनपदास। अब ये महाजनपदास क्या होते थे, 16 कौन कौन से महाजनपदास हैं, इनके बारे में समझने से पहले ये समझते हैं कि क्यों 6th सेंचुरी BCE को एक टर्निंग पॉइंट माना जाता था इंडियन हिस्ट्री के अंदर। देखो, इस टाइम पीरियड के अंदर बहुत सारे नए नए स्टेट सिटीज देखने को मिल रही थी। साथ ही साथ यही वो टाइम था जब आयरन का यूज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। साथ ही साथ इस टाइम पीरियड के अंदर कॉइनेज का भी डेवलपमेंट हुआ था। ठीक है, इस टाइम पे ही अलग अलग थॉट्स जैसे कि बुद्धिज्म, जैनिज्म, सो ये अलग अलग डाइवर्स सिस्टम ऑफ थॉट्स जो हैं इसी टाइम पे जो है वो इंट्रोड्यूस हुए थे, अराइज होना शुरू हुए थे। जनपदा क्या होता है, जनपदा रेफर्स टू द लैंड जहाँ पर जन यानी कि पीपल जो है सेटल होते हैं या फिर सेट इट्स फूड, यानी कि एक ऐसा एरिया जहाँ पर लोग सेटल हो जाते हैं, उस एरिया को जनपदा कहते हैं, फिर जनपद बोलते हैं, इंग्लिश में ए लगा देते हैं। ठीक है, अर्लीस्ट बुद्धिस्ट और जैना टेक्स्ट से हमें पता चला है कि लगभग 16 स्टेट्स थे जिन्हें महाजनपदास कहते थे, यानी कि बहुत बड़े बड़े जब हो जाते थे ना जनपदा तो उन्हें महाजनपदा बोला जाता था। ठीक है, सो अब ये लिस्ट वेरी करती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपदा कौन से थे, वाजी भी बोल सकते हैं, मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है बट डोंट माइंड इट प्लीज। मगध, कोशाला, कुरु, पांचाला, गांधार और अवंती। ठीक है, तो दीज वर नोन एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाजनपदास। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट महाजनपदास थे और इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए मगध, जो कि 4th सेंचुरी BC के आसपास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था, बहुत ज़्यादा वी कैन से डेवलपमेंट इसके अंदर देखने को मिली थी। अब देखो, ये जो महाजनपदास थे ना, इन्हें किंग्स रूल करते थे, लेकिन कुछ को ओलिगार्चीज जैसे कि गणाज और शंगाज ये रूल किया करती थी। अब ये ओलिगार्चीज क्या होती है, एक ऐसी गवर्नमेंट जिसके अंदर पावर एक पर्सन के पास नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों के पास होती है, ग्रुप ऑफ मैन एक्सरसाइजेस पावर। ठीक है, तो उन्हीं को ओलिगार्चीज कहते हैं। अब गणाज और शंगाज भी कुछ ओलिगार्चीज ही है। ऐसा माना जाता है कि इन ओलिगार्चीज के अंदर पावर ये बहुत सारे पीपल जो है एक्सरसाइज करते हैं और उन लोगों को कलेक्टिवली राजास कहा जाता है। ठीक है, महावीरा और बुद्धा ये दो बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज हैं। बुद्धा बुद्धिज्म से बिलोंग करते हैं, महावीरा जैनिज्म से। तो ऐसा माना जाता है ये दोनों ही ऐसे ही गणाज से बिलोंग करते थे। ठीक है, ऐसे ही ओलिगार्चीज ऐसे ही महाजनपदा से बिलोंग करते थे जहाँ पर गणाज जैसी ओलिगार्चीज रूल करती थी। तो कुछ इंस्टेंसेस में जैसे कि वजी संघ की अगर हम बात करें, ये एक ओलिगार्ची थी, तो यहाँ पर राजाज जो है ना मिलकर बहुत सारे रिसोर्सेज के ऊपर कलेक्टिवली कंट्रोल करते थे, जैसे कि लैंड के ऊपर। लेकिन इन महाजनपदास की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं है, देयर इज लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड कुछ ये ऐसे महाजनपदास जो हैं लगभग हजारों सालों तक जो है वो रहे हैं। थोड़ा सा इन महाजनपदास को समझते हैं। देखो, हर एक महाजनपदा का एक कैपिटल होता था, एक कैपिटल सिटी होती थी। ठीक है, वो कैपिटल सिटी फोर्टिफाइड होती थी। ठीक है, यानी कि किलाबंदी होती थी उसके अंदर, और इन फोर्टिफाइड सिटीज के अंदर जो है इंसिपेंट आर्मीज और ब्यूरोक्रेसीज मेंटेन करी जाती थी और उसके लिए रिसोर्सेज की जरूरत होती थी। 6th सेंचुरी BC से क्या होने लग गया, ब्राह्मण लोग जो हैं वो संस्कृत टेक्स्ट जिन्हें धर्मसूत्रास कहा जाता है तो वो कंपोज करने लग गए थे। ठीक है, और अब ये धर्मसूत्रास क्या होते थे, इनके अंदर जो है नॉर्म्स यानी कि रूल्स लिखे जाते थे रूलर्स के लिए जो कि उन्हें परफॉर्म करने चाहिए, और रूलर्स ज़्यादातर क्षत्रियास को ही एक्सपेक्ट किया जाता था कि भाई क्षत्रिय ही राजा बनेंगे या बन सकते हैं। अब रूलर्स को एडवाइस किया जाता था कि उन्हें टैक्स कलेक्ट करने हैं और ट्रिब्यूट कलेक्ट करना है कल्टीवेटर से, ट्रेडर से और आर्टिसन लोगों से। ठीक है, अब ये रूल्स कौन बनाते थे, ब्राह्मण बनाते थे। इसे आपको याद रखना है और ये भी याद रखना है कि भाई ये धर्मसूत्रास क्या थे, इनके अंदर क्या लिखा जाता था। फर्स्ट अमंग द 16 मगध। अब ये जो 16 महाजनपदास थे इनमें से सबसे पहला महाजनपदा जो था वो था मगध, यानी कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बहुत ज्यादा फ्लोरिश हुआ था, वो था मगध। 6th और 4th सेंचुरी BC के बीच मगध जो था वो बहुत ज्यादा पावरफुल महाजनपदा बन गया था। मॉडर्न हिस्ट्री से हमें पता चलता है कि मगध जो है ना बहुत सारे रीजन्स के वजह से डेवलप हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, ये मगध जो था ना वो एक ऐसा रीजन था जहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव था।
तो ऐसे ही कुछ और रीजंस भी थे। सबसे पहला रीजन क्या है कि मगध के अंदर जो एग्रीकल्चर था दैट वाज वेरी प्रोडक्टिव वन। साथ ही साथ मगध के अंदर आयरन माइंस भी थे, यानी कि आज के टाइम पे झारखंड वाले रीजन के अंदर माइंस लोकेटेड है ना, तो वो एरिया मगध के अंदर आता था। तो वहां पर माइंस थी, आयरन माइंस, तो वहां से बहुत सारे टूल्स और वेपन्स बनाने के लिए जो है आयरन मिल जाता था, रिसोर्सेज अवेलेबल थे। यानी कि एलिफेंट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स था वहां पे, फॉरेस्ट एरिया लोकेटेड था, और आर्मी के लिए एलिफेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट माना जाता है, क्योंकि इस रीजन के अंदर फॉरेस्ट अवेलेबल थे तो आराम से एलिफेंट्स को कैप्चर करके ला सकते थे और आर्मी के अंदर यूज कर सकते थे। साथ ही साथ इस एरिया के अंदर गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज भी लोकेटेड है, तो इनसे एक बहुत चीप मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी मिल जाता था। ठीक है, बहुत आराम से कन्वीनियंटली वो कम्युनिकेट भी कर पाते थे दूसरे रीजन्स के साथ इन ट्रिब्यूटरीज और गंगा की मदद से। साथ ही साथ बुद्धिस्ट और जैना राइटर्स के जो टेक्स्ट थे उनसे हमें पता चला है कि मगध को उसकी पावर उसके इंडिविजुअल से भी मिलती थी, उन लोगों से भी मगध को पावर मिलती थी जो पॉलिसीज बनाते थे। कौन भाई? किंग्स। जो मगध के किंग्स थे वो बहुत ज्यादा एम्बिशियस थे, जैसे कि बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मानंद। तो ये कुछ बेस्ट नोन रूलर्स थे और साथ ही साथ इनके मिनिस्टर्स भी बहुत अच्छे से पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करवा रहे थे विद इन द महाजनपदा, विद इन द मगध। ठीक है, मगध के अंदर बहुत अच्छे से पॉलिसीज फॉर्मुलेट हो जाती थी, इम्प्लीमेंट हो जाती थी इन एम्बिशियस किंग्स और इनके मिनिस्टर्स के वजह से। सबसे पहले मगध का कैपिटल राजगढ़ था। राजगढ़ एक प्राकृत नेम है जो कि आज के टाइम पे राजगीर बिहार के अंदर लोकेटेड है। तो सबसे पहले ये मगध का कैपिटल था। अब जो पुराना कैपिटल था मगध का यानी कि राजगढ़, इसका मतलब था हाउस ऑफ किंग, यानी कि राजा का घर। राजगढ़ एक फोर्टिफाइड सेटलमेंट थी और ये हिल्स के बीच लोकेटेड थी। बाद में 4th सेंचुरी BCE के अंदर जो कैपिटल था वो पाटलिपुत्र में शिफ्ट कर दिया गया, जो आज के टाइम पे पटना है। और यहाँ पर बहुत अच्छे कम्युनिकेशन के लिए रूट्स लोकेटेड थे गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज के। तो ये आप देख सकते हैं, ये राजगीर की फोटो है, राजगढ़ जिसे हम बोलते हैं। आज के टाइम पे राजगीर बोलते हैं, पहले राजगढ़ बोला जाता था। नाउ लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक एन अर्ली एम्पायर। अब हम एक एम्पायर के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब देखो, अब मगध जो है वो ऐसे ही ग्रो होता गया। मगध की ग्रोथ से क्या हुआ, एक नया एम्पायर देखने को मिला जिसे हम मौर्यन एम्पायर के नाम से जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य वो इस एम्पायर के फाउंडर माने जाते हैं। उन्होंने 321 BCE के अंदर इस एम्पायर को फाउंड किया था और उन्होंने इस एम्पायर का कंट्रोल फैला लिया था नॉर्थ वेस्ट यानी कि अफगानिस्तान से लेके बलूचिस्तान तक। और उनके जो पोते थे अशोक, उन्होंने वो भी बहुत ज़्यादा फेमस रूलर थे इंडिया के, और उन्होंने कलिंगा को भी कंक्वेरर कर दिया था जिसे हम उड़ीसा के नाम से जानते हैं कलिंगा की वॉर के बाद। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब ये क्या है, सबसे पहले ये है लॉ एंड कैपिटल। ठीक है, तो ये भी अशोका का इंट्रोड्यूस किया हुआ ही है। एंड नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट लैंग्वेजेस एंड द स्क्रिप्ट। देखो, अशोकन इंस्क्रिप्शंस जो थी ना वो प्राकृत लैंग्वेज के अंदर लिखी जाती थी, जबकि नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट के अंदर, नॉर्थ वेस्ट यानी कि मान लो ये सब कॉन्टिनेंट है, इसके इस वाले हिस्से में अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, इस वाले हिस्से के अंदर जो है जो इंस्क्रिप्शन थी वो अरेमिक और ग्रीक इन भाषाओं में लिखी जाती थी। और ज्यादातर जो प्राकृत इंस्क्रिप्शंस थी ना वो ब्रह्मी स्क्रिप्ट के अंदर लिखी जाती है। मैंने आपको क्या बताया था कि 2 स्क्रिप्ट थी, ब्रह्मी और खरोष्ठी, अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस वाली। तो जो वी कैन से प्राकृत जो इंस्क्रिप्शन थी, प्राकृत लैंग्वेज वाली इंस्क्रिप्शन थी, वो कौन से स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी? ब्रह्मी स्क्रिप्ट में। जबकि जो नॉर्थ वेस्ट के अंदर जो इंस्क्रिप्शंस लिखी जाती थी ना वो खरोष्ठी का इस्तेमाल करती थी। ठीक है, अब रेमिक और ग्रीक स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करा जाता था जो अफगानिस्तान के अंदर इंस्क्रिप्शंस मिली है ना वहां पर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मौर्यास। अब हिस्टोरियंस ने बहुत सारे सोर्सेस का इस्तेमाल करा है मौर्यन एम्पायर की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, जैसे कि आर्कोलॉजिकल फाइंड्स यानी कि जो कि मॉन्यूमेंट्स वगैरह मिले हैं, स्कल्पचर्स वगैरह मिले हैं, तो इनका इस्तेमाल किया है। साथ ही साथ बहुत सारे कंटेम्प्रेरी वर्क्स भी देखने को मिले हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल माना जाता है। कंटेम्प्रेरी का क्या मतलब होता है? जो सेम टाइम से बिलोंग करते हैं, यानी कि उसी टाइम के कुछ वर्क्स देखने को मिले हैं, जैसे कि मेगिस्थनीज का एक अकाउंट देखने को मिला। अब ये मेगिस्थनीज कौन थे? ये ग्रीक एम्बेसडर थे चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट के अंदर, और इनका जो ये अकाउंट था ये फ्रेगमेंट्स के अंदर सर्वाइव करता है, यानी कि टुकड़ों में मिला है। दूसरा सोर्स जो कि यूज किया जाता है वो है अर्थशास्त्र।
ठीक है। और अर्थशास्त्र किसने कंपोज करा था? कौटिल्य ने, जिन्हें हम चाणक्य भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये चंद्रगुप्त के कोर्ट में एक मिनिस्टर थे। इसके अलावा मौर्यास के बारे में हमें दूसरे सोर्सेस से भी पता चला है, जैसे कि बुद्धिस्ट, जैन, पुराणिक लिटरेचर से, साथ ही साथ संस्कृत लिटरेरी वर्क से भी। तो ये अर्थशास्त्र की मैंने एक इमेज लगा दी, आप देख पा रहे होंगे, बट ये पुरानी वाली नहीं है। ठीक, साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स भी है, जैसे कि अशोका की इंस्क्रिप्शंस। अशोका ने रॉक्स के ऊपर, पिलर्स के ऊपर बहुत अच्छे से इंस्क्राइब करवा रखा है और इसे सबसे वैल्यूएबल सोर्स माना जाता है। अशोका पहले रूलर थे जिन्होंने मैसेजेस एंग्रेव करवाए थे, इंस्क्राइब करवाए थे अपनी प्रजा के लिए, अपने ऑफिशियल्स के लिए, स्टोन सर्फेसेस पे, नेचुरल रॉक्स के ऊपर, ठीक है, और साथ ही साथ पॉलिश्ड पिलर के ऊपर। कौन थे वो पहले राजा? अशोका। तो आपको ये याद रखना है। सो जो भी मैं पढ़ा रही हूँ ध्यान से पढ़ते जाना है, इंपॉर्टेंट लग रहा है तो नोट कर लो या फिर वी कैन से हाईलाइट कर लो अपनी बुक के अंदर। और ये जो नोट्स बना रखे हैं ये मैंने बिल्कुल बुक्स से उठाए हैं, बिल्कुल एज इट इज बुक्स के अंदर आपको लाइंस मिल जाएंगी। सो बहुत अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए, कुछ भी मैं छोड़ नहीं रही हूँ। और आपको ये नोट्स कहाँ मिलेंगे? मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओगे, इग्नाइटेड फ्यूचर पे, एंड वहां पर आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। डाउनलोड कर लेना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर लेना। अशोका ने अपने इंस्क्रिप्शंस में धम्मा के बारे में लिखवाया है। अब ये धम्मा क्या था समझते हैं। धम्मा का मतलब है कि एल्डर्स की तरफ रिस्पेक्ट दिखाओ, ब्राह्मणास की तरफ जेनरोसिटी दिखाओ, और साथ ही साथ जिन लोगों ने इस वर्ल्ड को रिनाउंस कर दिया है, यानी कि जो मॉन्क्स वगैरह है, उनके साथ भी बहुत अच्छे से व्यवहार करो। स्लेव्स को, सर्वेंट्स को बहुत काइंडली ट्रीट करो। रिलीजन्स की तरफ रिस्पेक्ट दिखाओ, सभी ट्रेडिशंस की तरफ रिस्पेक्ट दिखाओ, ना सिर्फ अपने ट्रेडिशंस, अपने रिलीजन्स की तरफ, बल्कि सभी को इक्वली रिस्पेक्ट करो। और उन्होंने इन धम्मा वाले आइडियाज को स्प्रेड करवाने के लिए कुछ मिनिस्टर्स भी अपॉइंट कर रखे थे, कुछ ऑफिशियल्स भी अपॉइंट कर रखे थे, जिन्हें धम्मा महामतास कहा जाता है। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन वेरी कर सकती है, प्लीज इग्नोर दैट, स्पेलिंग आपको याद होनी चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। अब जो ये हमारा एम्पायर था, मौर्यन एम्पायर, ये 5 पॉलिटिकल सेंटर्स के अंदर डिवाइडेड था और कैपिटल था हमारा पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र एक सेंटर था, साथ ही साथ कुछ और प्रोविंशियल सेंटर्स भी थे, जैसे कि तक्षशिला, उज्जैनी, तोशाली और स्वर्ण नगरी। ये सारे के सारे जो सेंटर्स हैं ये अशोका की इंस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन्ड है। ठीक है, ये सारे के सारे जगह, यानी कि नॉर्थ से लेके नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान से लेके आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड तक, सब जगह इंस्क्रिप्शन के अंदर, अशोका की इंस्क्रिप्शन के अंदर सेम मैसेज इंग्रेव था। अब ये जो रीजन्स थे ना एम्पायर के अंदर, ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स थे, अलग अलग पॉपुलेशन रहती थी, अलग अलग रिलीजन्स फॉलो करते थे, अलग अलग ट्रेडिशन थे सब लोगों के। तो हम इमेजिन कर सकते हैं कितनी डाइवर्सिटी थी। साथ ही साथ इसके इस एरिया के अंदर जो वी कैन से टेरेन है वो भी बहुत ज़्यादा अलग था। कहीं पर बहुत ज़्यादा हिली टेरेन था, जैसे कि अफगानिस्तान के अंदर, और उड़ीसा के कोस्ट को हम समझ सकते हैं। तो टेरेन भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट था इस रीजन के अंदर। सो हम कह सकते हैं कि एम्पायर बहुत ज़्यादा डाइवर्स था। ऐसा हो सकता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रहा होगा कैपिटल के पास और साथ ही साथ इन प्रोविंशियल सेंटर्स के अराउंड। ये जो सेंटर्स थे ना ये भी बहुत केयरफुली चूज करे गए थे, जैसे कि तक्षशिला, उज्जैनी, ये दोनों जो थे ना ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट्स के ऊपर लोकेटेड थे, जबकि स्वर्ण नगरी, जिसका मतलब है गोल्डन माउंटेन, ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था फॉर टैपिंग द गोल्ड माइंस ऑफ कर्नाटका। तो यहाँ पर कर्नाटका के अंदर गोल्ड माइंस लोकेटेड है। गोल्ड माइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है गोल्ड का, तो इस वजह से ये भी बहुत ज़्यादा केयरफुली चूज किया गया था। अब कम्युनिकेशन होती थी लैंड रूट से, साथ ही साथ रिवर लाइन रूट से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट थी कम्युनिकेशन एम्पायर के एग्जिस्टेंस के लिए, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लोग अंदर बाहर होते रहते हैं, ट्रेड होता रहता है, तो कम्युनिकेशन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। और लैंड और रिवर लाइन रूट्स दोनों से ही कम्युनिकेशन होती थी एम्पायर के अंदर। अब ये तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि आर्मी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती होगी ये सारी चीज़ें इंश्योर करने के लिए। क्यों भाई? पूरी प्रोटेक्शन रखनी है प्रजा की, देन आराम से ये ट्रेड वगैरह होता रहे, इन चीज़ों के लिए भी आर्मी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती थी।
अब मेगास्थनीज जो मैंने बताया था ग्रीक एम्बेसडर थे चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में, तो उनके सोर्स से हमें पता चला, उनके अकाउंट से हमें पता चला है कि एक कमेटी होती थी जिसके अंदर 6 सब कमेटी होती थी जो कि मिलिट्री एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करवाती थी। इनमें से एक कमेटी थी जो कि नेवी का ध्यान रखती थी, दूसरी जो है ट्रांसपोर्ट और प्रोविजंस को मैनेज करती थी, तीसरी फुट सोल्जर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती थी, चौथी हॉर्सेस के लिए, एंड फिफ्थ वन वाज फॉर चैरियट्स एंड सिक्स्थ वन वाज फॉर एलिफेंट्स। जो सेकंड सब कमेटी थी ना, वो क्या करती थी, वो बुलेट कार्ट्स अरेंज करती थी इक्विपमेंट को कैरी करने के लिए, फूड प्रोक्योर करती थी सोल्जर्स के लिए भी, और एनिमल्स के लिए फोडर प्रोक्योर करती थी। जो एनिमल्स का खाना होता है उसे फोडर कहते हैं, ठीक है। सर्वेंट्स और आर्टिशंस को रिक्रूट करती थी ताकि वो सोल्जर्स के ऊपर ध्यान रख सके, मतलब सोल्जर्स के लिए। अशोका ने इस एम्पायर को इकट्ठा रखने की कोशिश करी है अपने धम्मा को प्रोपोगेट करके, अपनी धम्मा की आइडियोलॉजी को। द प्रिंसिपल ऑफ विच एज वी हैव सीन वर सिंपल। हमने क्या देखा है कि जो प्रिंसिपल्स थे धम्मा के वो बहुत ज़्यादा सिंपल थे कि रिस्पेक्ट दिखाओ, जेनरोसिटी दिखाओ, सभी ट्रेडिशंस रिलीजन्स को इक्वल मानो, ये बहुत ज़्यादा सिंपल थे और वर्चुअली ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल भी थे, यानी कि हर जगह इसे अप्लाई भी किया जाता था क्योंकि हर जगह इंस्क्रिप्शंस देखने को मिली अशोका की और हर जगह सेम ही मैसेज एंग्रेव्ड है धम्मा के बारे में। ये वही चीज़ है, मैं आपको बता चुकी हूँ कि धम्मा की मदद से अशोका ने अपने एम्पायर को जोड़ के रखने की कोशिश करी है। और हमने क्या देखा है कि इसके जो रूल्स थे धम्मा के वो बहुत सिंपल थे और हर जगह एप्लीकेबल थे क्योंकि हर जगह जो इंस्क्रिप्शन मिली है सेम रूल्स वगैरह देखने को मिले। इसका मतलब शायद से ये अप्लाई भी होते होंगे उन रीजन्स के अंदर। उनके अकॉर्डिंगली वो ऐसा क्यों करते थे, धम्मा की आइडियोलॉजी क्यों थी, वो चाहते थे कि सभी लोग अच्छे से रहें, साथ ही साथ जो दूसरे लोग हैं मतलब दूसरे लोगों को भी अच्छे से रहने दें। और इसी काम के लिए धम्मा को प्रोपगेट करने के लिए कुछ स्पेशल ऑफिसर्स अपॉइंट करे गए थे जिन्हें धम्मा महामतास कहा जाता था। ये अशोका के धम्मा के मैसेज को स्प्रेड करते थे थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट या फिर थ्रू आउट द एम्पायर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट वॉज दैट एम्पायर, कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। हिस्टोरियंस जब इंडियन हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने लग गए थे 19th सेंचुरी के दौरान, तो उस टाइम पे मौर्यन एम्पायर के बारे में पता चला जो कि एक बहुत बड़ा लैंडमार्क साबित हुआ। इंडिया जो है उस टाइम पे कॉलोनियल रूल के अंडर था, ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट था। अब बहुत सारे आर्कोलॉजिकल फाइंड्स मिल रहे थे मौर्य से रिलेटेड, जैसे कि उनकी इंस्क्रिप्शंस देखने को मिल रही थी, स्टोन स्कल्पचर्स देखने को मिल रहे थे, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी और उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्पेक्टेकुलर आर्ट मानते थे हमारे हिस्टोरियंस, ठीक है। एम्पायर के बारे में हमें उनसे पता चल रहा था, तो दैट वाज वन ऑफ द स्पेक्टेकुलर आर्ट अबाउट द एम्पायर, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा टिपिकल थी। तो वो एक बहुत एक्साइटिंग चीज़ थी हमारे हिस्टोरियंस के लिए। साथ ही साथ जब अशोका की इंस्क्रिप्शंस मिली थी हिस्टोरियंस को, तो हिस्टोरियंस ने देखा कि वो जो इंस्क्रिप्शन के ऊपर मैसेज लिखा हुआ है वो दूसरे रूलर से बहुत ज़्यादा अलग है। इससे क्या पता चल रहा था कि अशोका ना बहुत ज़्यादा पावरफुल और इंडस्ट्रियस रूलर थे, वो बहुत हम्बल थे दूसरे रूलर्स के कंपैरिजन के अंदर, और उन्हें बहुत ज़्यादा ग्रैंडियोस टाइटल्स मिले हुए थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रैंडियोस टाइटल्स अडॉप्ट कर रखे थे। ये कुछ सरप्राइजिंग चीज़ नहीं थी कि हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स 20th सेंचुरी के नेशनलिस्ट लीडर ने उन्हें एक इंस्पायरिंग फिगर की तरह समझा। और मौर्यन एम्पायर जो था ना वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाया था, वो सिर्फ 150 साल तक ही लास्ट कर पाया था और ये ज़्यादा लंबा टाइम नहीं था। अगर हम हिस्ट्री की बात करें, अगर हम एम्पायर्स की हिस्ट्री के स्पैन को देखें तो 150 साल को ज़्यादा टाइम नहीं होता है। साथ ही साथ ये जो एम्पायर था ना ये पूरे सब कॉन्टिनेंट तक पे भी नहीं फैला हुआ था, यानी कि पूरा सब कॉन्टिनेंट इसने कवर नहीं किया था, बहुत सारे पार्ट ऐसे थे जो इस एम्पायर के कंट्रोल में नहीं आते थे। साथ ही साथ जो फ्रंटियर्स थे ना वहाँ पर भी इसका कंट्रोल यूनिफॉर्म नहीं देखा जा रहा था, यानी कि कंट्रोल जो था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कहाँ था, पॉलिटिकल सेंटर्स में, या फिर अगर हम बात करें कैपिटल में तो वहाँ पर स्ट्रॉन्ग था कंट्रोल। लेकिन थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट या फिर थ्रू आउट द एम्पायर की अगर हम बात करें, कंट्रोल वॉज नॉट यूनिफॉर्म। सेकेंड सेंचुरी BC के आसपास नए चीफडम्स किंगडम्स जो है एमर्ज होने लग गए थे दूसरे पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में, खास करके साउथ वाले रीजन में, डेक्कन वाले रीजन के अंदर। अब अर्थशास्त्र मैंने आपको बताया, अर्थशास्त्र किसने लिखी थी भाई, कौटिल्य ने लिखी थी, ठीक है। अब कौटिल्य कौन थे, मिनिस्टर थे चंद्रगुप्त के
कोट में, ठीक है। अब अर्थशास्त्र के अंदर माइन्यूट डिटेल्स लिखी हुई हैं एडमिनिस्ट्रेशन को लेके और साथ ही साथ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। हर एक छोटी सी छोटी चीज जो है अर्थशास्त्र के अंदर लिखी गई है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप। अब देखो चीफ्स और किंग्स देखने को मिल रहे थे साउथ वाले रीजन के अंदर। अब नए नए किंगडम्स जो है वो डेक्कन वाले रीजन के अंदर और नीचे साउथ में देखने को मिल रहे थे, जिन्हें हम चीफडम्स कह सकते हैं। और वो जो चीफडम्स थे वो किनके थे? चोलास के, चेरास के, पांड्यास के, और वो तमिलकम रीजन में थे। तमिलकम एक नाम दे रखा है तमिल कंट्री को, यानी कि तमिल वाले रीजन को, जहां पर आज के टाइम का आंध्र प्रदेश, केरला और साथ ही साथ तमिलनाडु आता है। तो वो नीचे वाला जो रीजन था ना, जहाँ पे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला आते हैं, तो इस वाले रीजन को जो है पहले तमिलकम बोला जाता था। और यहाँ पर जो चीफडम्स थे ना, वो बहुत ज़्यादा ही स्टेबल थे और साथ ही साथ प्रॉस्पेरस थे, बहुत ज़्यादा रिच हुआ करते थे वो। अब चीफ्स और चीफडम्स के बारे में देखते हैं। चीफ कौन होता था? चीफ एक पावरफुल मैन होता था जिसकी पोजीशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, हेरिडिटरी, ठीक है। यानी कि चीफ की पोजीशन हो सकता है कि आगे चल के चीफ का सन जो है वो चीफ बने, और ऐसा ज़रूरी नहीं था। ऐसा भी हो सकता है कि कोई और चीफ बने, चीफ का सन ना बने, ठीक है। तो इसकी पोजीशन हेरिडिटरी होती भी थी और नहीं भी होती थी। अब इन्हें सपोर्ट मिलता था किनफोक से, और ये बहुत सारे स्पेशल रिचुअल्स परफॉर्म करते थे। वॉरफेयर के दौरान ये लीडरशिप परफॉर्म करते थे और डिस्प्यूट्स को ये सॉल्व करते थे, नेगोशिएट करते थे। इन्हें गिफ्ट्स मिलते थे अपने सबॉर्डिनेट से, और उन गिफ्ट को ये बांट भी देते थे अपने सपोर्टर्स के बीच। अब ज़्यादातर चीफडम्स के अंदर जो है कोई रेगुलर आर्मीज नहीं होती थी या फिर कोई ऑफिशियल्स नहीं होते थे। अब हमें तमिलकम रीजन के बारे में बहुत सारे सोर्सेस से पता चला है, ठीक है। उनमें से एक है तमिल संगम टेक्स्ट। तमिल संगम टेक्स्ट के अंदर पोएम्स होती थी जो उन चीफ्स को डिस्क्राइब करती थी कि कैसे वो चीफ्स जो हैं वो प्रॉपर्टी को या फिर रिसोर्सेज को एक्वायर करते हैं और कैसे रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ज़्यादातर इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो वो हमें तमिल संगम टेक्स्ट से ही मिली है। बहुत सारे चीफ्स और किंग्स जैसे कि सातवाहनास, वो वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया के ऊपर रूल करते थे। तो आ सकता है कि सातवाहनास कहाँ रूल करते थे? देखो, जो वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का और साथ ही साथ सेंट्रल इंडिया है, वहाँ पर सातवाहनास रूल करते थे। और 2nd सेंचुरी BC से 2nd सेंचुरी CE इस टाइम पीरियड में इन्होंने रूल किया था। शकास की अगर हम बात करें, ये सेंट्रल एशियन ओरिजिन वाले लोग थे। इन्होंने अपने किंगडम्स एस्टेब्लिश करे थे नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट पे। और ऐसा माना जाता है कि इन्हें इनके रेवेन्यूज मिलते थे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड से। यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड होता था तो वहाँ से जो ट्रेडर्स आते थे ना, तो उनसे वो टैक्स के रूप में अपना रेवेन्यू जनरेट कर लेते थे। अब ग्रीक सोर्सेज से हमें पता चला है कि जो मॉडर्न रूलर होते थे ना, उनके पास लगभग 6 लाख की स्टैंडिंग आर्मी होती थी, फुट सोल्जर्स, और 30,000 कैवलरी होती थी, 30,000 की कैवलरी, घुड़सवार वगैरह। 9,000 एलिफेंट्स होते थे। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये एग्जैगरेटेड है, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर बता रखा है, ऐसा कुछ नहीं होता था, कम ही होता। डिवाइन किंग्स, कोई भी चीज़ भगवान से एसोसिएटेड होती है ना, तो उसे हम डिवाइन बोलते हैं। तो पहले क्या होता था, जो राजा होते थे ना, उन्हें हाई स्टेटस क्लेम करना होता था। तो हाई स्टेटस क्लेम करने के लिए वो क्या करते थे, अपने आप को अलग अलग डीटीज के साथ, अलग अलग भगवानों के साथ आइडेंटिफाई करवाते थे। कैसे? वो बोलते थे कि हमें तो सीधा भगवान ने भेजा इस धरती पर इस पूरे इलाके पे रूल करने के लिए। साथ ही वो अपने आप को गॉड की इनकारनेशन बताते थे, गॉड के सन बताते थे। तो ये सेम स्ट्रैटेजी अपनाई है हमारे कुशाना रूलर्स ने, जिन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 1st सेंचुरी BC से 1st सेंचुरी CE तक रूल किया था, और इन्होंने बहुत बड़े किंगडम के ऊपर रूल करा था। इनका किंगडम जो था वो सेंट्रल एशिया से नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक फैला हुआ था। अब कुशाना रूलर्स के बहुत सारे स्टैचूज हमें देखने को मिले हैं। एक श्राइन के अंदर एक मठ है, मठ के पास, मथुरा के पास एक मठ है, वहाँ पे एक श्राइन है। तो यूपी के अंदर वहाँ पर हमें स्टैचूज देखने को मिले हैं। साथ ही साथ एक श्राइन हमें देखने को मिली है अफगानिस्तान के अंदर भी, तो वहाँ पर भी बहुत सारे स्टैचूज मिले हमें कुशाना रूलर्स के। अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि कुशाना रूलर्स के बारे में हमें पता कहाँ से चला। सो व्हाट वर द सोर्सेज जिनसे हमें पता चला इनके बारे में? सो ये कुछ सोर्सेज है जिनसे हमें इनके बारे में पता चला। सोर्स नंबर 1, इंस्क्रिप्शंस। तो इंस्क्रिप्शन एक बहुत बेहतरीन सोर्स है इनके बारे में जानने के लिए। इनके क्या, सभी रूलर्स के बारे में जानने के लिए इंस्क्रिप्शंस बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। टेक्सचुअल ट्रेडिशन से भी हमें बहुत कुछ पता चला है, कॉइन्स से एंड इवन स्कल्पचर से। अब कुछ हिस्टोरियंस को पता है क्या लगता है कि कुशानास है ना, अपने आप को भगवान से कंपेयर करते थे।
और यानी कि भगवान जैसा ही कंसिडर करते थे। बहुत सारे कुशाना रूलर्स ने है ना कुछ टाइटल्स अडॉप्ट कर रखे थे, जैसे कि देवपुत्र यानी कि सन ऑफ गॉड, यानी कि भगवान के बेटे बता रहे हैं अपने आप को। ऐसा हो सकता है कि ये लोग चाइनीज रूलर से इंस्पायर रहे होंगे, और जो चाइनीज रूलर थे ना वो अपने आप को सन ऑफ हेवन मानते थे, तो हो सकता है कि ये कुशाना रूलर्स इन चाइनीज रूलर से ही इंस्पायर होंगे और तभी उन्होंने देवपुत्र यानी कि सन ऑफ गॉड ये टाइटल अपनाया होगा। अब ये हम कुछ इमेज देख पा रहे हैं, ये क्या है? सो ये कुशाना कॉइन्स है। सो इसके ऊपर हम ये एक इमेज देख पा रहे हैं। ये कौन है भाई? ये कनिष्क है, ये किंग कनिष्क हैं और ये एक डीटी माने गए हैं। सो हमने देखा है कि कुशाना रूलर्स अपने आप को सीधा भगवान से कंपेयर कर रहे हैं, तो इस वजह से उन्होंने अपने आप को एक डीटी की तरह दिखाया है। अब 4th सेंचुरी के आसपास और बड़े स्टेट्स का एविडेंस देखने को मिलता है। उनमें से एक था हमारा गुप्ता एम्पायर। बहुत सारे ऐसे एम्पायर सामंतास के ऊपर डिपेंडेंट होते थे। अब सामंतास कौन होते थे? वो लोग जो अपने आप को मेंटेन करके रखते थे, यानी कि वो लोग जिनका कंट्रोल होता था बहुत सारे लोकल रिसोर्सेज के ऊपर, जैसे कि लैंड के ऊपर, तो उन लोगों को सामंतास बोला जाता था। वो लोग खुद भी बहुत पावरफुल होते थे, साथ ही साथ वो मिलिट्री सपोर्ट और होमेज देते थे हमारे रूलर्स को। अब कई बार क्या होता था, पावरफुल सामंतास भी किंग्स बन जाते थे। वीक रूलर्स कई बार उनकी पोजीशन नीचे हो जाती थी, यानी कि कोई किंग है जो कि बहुत ज़्यादा वीक है तो उसकी पोजीशन जो है वो नीचे की तरफ आ जाएगी, वो नीचे वाली पोजीशन पे आ जाएगा और सामंतास ऊपर वाली पोजीशन पे चले जाएंगे। गुप्ता एम्पायर की हिस्ट्रीज हमें कहाँ से पता चली है? लिटरेचर से, कॉइन से, इंस्क्रिप्शन से, साथ ही साथ प्रशस्तीज भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स मानी जाती है गुप्ता रूलर्स के बारे में जानने के लिए। अब प्रशस्तीज क्या होती थी? ये वो वी कैन से डॉक्यूमेंट्स होते थे जो किसी किंग की प्रेज में लिखे जाते थे, तारीफ में। ज़्यादातर पोइट्स इन प्रशस्तीज को लिखा करते थे किसी किंग की प्रेज में, मतलब बहुत बढ़ा चढ़ाकर इस प्रशस्ति के अंदर किंग के बारे में लिखा जाता था। अब एक एग्जाम्पल दे रखा है आपकी बुक में प्रयाग प्रशस्ति का। इसे हम अलाहाबाद पिल्लर इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं। सो ये प्रयाग प्रशस्ति जो थी ये संस्कृत के अंदर लिखी गई थी और हरिसेन के द्वारा। हरिसेन कौन थे भाई? ये कोर्ट पोएट थे समुद्रगुप्त के, जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल गुप्ता रूलर थे 4th सेंचुरी सीई के लगभग। तो हमने क्या देखा कि एक प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई थी जिसे हम अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं। सो ये संस्कृत में लिखी गई थी और ये एक कोर्ट पोएट ने लिखी थी जो कि समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट थे जिनका नाम था हरिसेना, और ये बहुत पावरफुल गुप्ता रूलर थे समुद्रगुप्ता। तो इनकी प्रेज में ये प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई थी। तो ये आपको याद रखना है। तो ये एक बॉक्स में गिवन है प्रयाग प्रशस्ति, उसे एक बार आप रीड भी कर लेंगे। ये वही बॉक्स है जिसकी मैं बात कर रही थी। तो ये आप इमेज देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। तो ये क्या है? ये प्रयाग प्रशस्ति की इमेज है, मतलब एक एक्सर्प्ट लिया गया है प्रयाग प्रशस्ति से, ये वाला। सो ये आप खुद ब खुद रीड करेंगे। एंड ये एक और इमेज हम देख पा रहे हैं, ये क्या है? ये एक स्कल्पचर है कुशाना किंग का। ये क्योंकि हमने देखा सोर्सेज में कि स्कल्पचर से भी हमें कुशान्स के बारे में बहुत कुछ पता चला है। तो एक स्कल्पचर हमें ये मिला है, ये किसी कुशाना किंग, आई थिंक कनिष्क का, ये एक सैंडस्टोन स्कल्पचर है। नेक्स्ट टॉपिक इज अ चेंजिंग कंट्री साइड, पॉपुलर परसेप्शंस ऑफ किंग्स। अब देखो, व्हाट डिड सब्जेक्ट थिंक अबाउट देयर रूलर्स? क्या प्रजा सोचती थी अपने राजा के बारे में? इंस्क्रिप्शन से हमें आंसर नहीं मिलता है। इनफैक्ट ऑर्डिनरी पीपल के कोई अकाउंट्स भी हमें देखने को नहीं मिले हैं जिसके अंदर उनके थॉट्स और एक्सपीरियंस का हमें पता चले। तो ऑर्डिनरी लोग लिखते भी नहीं थे, तो उनके कुछ अकाउंट्स भी नहीं है जिनसे हम पता लगा पाए कि ऑर्डिनरी सिटीजन्स का क्या विचार होता था अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर क्या सोचते थे हमारे प्रजा। हिस्टोरियंस ने इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करी है, अलग अलग स्टोरीज को, जैसे कि एंथ्रोलॉजीज को पढ़ के, स्टडी करके, जैसे कि जातकात और पंचतंत्र, ये कुछ एंथ्रोलॉजीज है, एंथोलॉजीज। तो इनकी मदद से हमारे हिस्टोरियंस ने ऑर्डिनरी लोगों के विचारों को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करी है कि ऑर्डिनरी लोग जो इतने सारे चेंजेस आ रहे थे उनके बारे में क्या सोचते थे,
उनका किंग को लेके क्या मानना था। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चली हैं या फिर हिस्टोरियंस ने कहाँ से रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करी है, भाई एंथ्रोलॉजी से, जैसे कि जातकास और पंचतंत्र। ये कुछ स्टोरीज होती थी, तो इनको पढ़ के इन ऑर्डिनरी सिटीजन्स के वीकेंड से विचार समझने की कोशिश करी है हमारे हिस्टोरियंस ने। अब ऐसा हो सकता है कि ये बहुत सारी जो स्टोरीज थी ना, ये एंथ्रोलॉजीज, जातकास और पंचतंत्र, तो ये हो सकता है उस टाइम पे बहुत पॉपुलर ओरल टेल्स रही होंगी, यानी कि लोग सुनाया करते होंगे गा गा के, मतलब बोल बोल के कि ऐसा होता होगा, मतलब ये टेल्स वगैरह स्टोरी सुनाते होंगे और बाद में इन्हें लिखवा दिया गया होगा। ये जो जातकास थे ना, ये पाली लैंग्वेज में लिखी गई थी, लगभग इन द मिडल ऑफ फर्स्ट मिलेनियम सीई ये जातकास पाली लैंग्वेज के अंदर लिखे गए थे। एक स्टोरी है जिसे हम गंडा टिंडू जातका कहते हैं, तो इसके अंदर फ्लाइट ऑफ सब्जेक्ट्स दिखाया गया है, यानी कि प्रजा कितना ज़्यादा वीकेंड से सहन कर रही थी। एक राजा था, वो बहुत 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 बुरा होता था, तो उसने अपनी प्रजा के ऊपर कितना ज़्यादा वीकेंड से अत्याचार किया है, तो उसके बारे में है ये हमारी गंडा टिंडू जातका, जो भी है, आई एम सॉरी फॉर रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, तो ये उसके बारे में है। ठीक है, तो इनके अंदर एल्डरली विमेन, मेन, कल्टीवेटर्स, हर्डर्स, विलेज बॉयज, इवन एनिमल्स के ऊपर क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं किंग के द्वारा, एक विक्ड किंग के द्वारा, तो वो सब कुछ लिखा जाता था। सो आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, ताकि वो भी आराम से इस चैप्टर को समझ पाए। सो एक सोर्स गिवन है आपकी बुक के अंदर, सोर्स 5, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो सुदर्शन लेक जो कि गुजरात के अंदर है, तो उसके बारे में है ये। सो सुदर्शन लेक एक आर्टिफिशियल रिजर्वोयर है। अब हमें इस सुदर्शन लेक के बारे में कहाँ से पता चला? एक रॉक इंस्क्रिप्शन है, लगभग 2nd सेंचुरी सीई की है वो रॉक इंस्क्रिप्शन, जो कि संस्कृत में लिखी गई है। उसके अंदर एक शका रूलर थे, रुद्रदमन, उनकी अचीवमेंट्स को रिकॉर्ड करवाया गया है, तो उस इंस्क्रिप्शन से ही हमें सुदर्शन लेक के बारे में पता चला है। अब जो इंस्क्रिप्शन है ना वो वाली, उस इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि ये जो लेक है ना, इसके एम्बैंकमेंट्स के साथ साथ जो वाटर चैनल्स हैं, ये एक लोकल गवर्नर थे, जो कि मौर्यास के रूल के दौरान एक लोकल गवर्नर ने इसे बनवाया था। जबकि एक टेरिबल स्टॉर्म आया और इसने इसके एम्बैंकमेंट्स को, इस पूरी की पूरी लेक को बिल्कुल तोड़ के रख दिया था। तो रुद्रदमन जो कि एक शका रूलर थे, जो बाद में इस एरिया के अंदर रूल कर रहे थे, उन्होंने इस लेक को रिपेयर करवाया। वो ऐसा क्लेम करते हैं कि उन्होंने इस लेक को रिपेयर करवाया अपने खुद के रिसोर्सेज की मदद से, बिना कोई टैक्स लगा के किसी सब्जेक्ट के ऊपर, मतलब प्रजा के ऊपर बिना कोई टैक्स लगाए, बिना किसी के ऊपर टैक्स लगाए, बिना टैक्स लिए, अपने खुद के रिसोर्सेज से इस लेक को रिपेयर करवाया था, ऐसा रुद्रदमन क्लेम करते हैं इस इंस्क्रिप्शन के अंदर। साथ ही साथ एक दूसरी इंस्क्रिप्शन मिली है एक उस सेम रॉक के ऊपर, जो कि लगभग 5th सेंचुरी की होगी। तो उसके अंदर बताया गया कि और भी रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के, जिन्होंने इस लेक को रिपेयर करवाया था दोबारा से। अब आगे बढ़ने से पहले एक और टर्म का मतलब समझ लेते हैं, ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन एक टर्म है जो कि पैडी कल्टीवेशन के लिए यूज़ की जाती है, जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा होता है। सो क्या होता है ट्रांसप्लांटेशन के अंदर? सबसे पहले बीजों को बिखेरा जाता है और उसके बाद सेपलिंग्स उग जाते हैं, ठीक है। तो वो जब बड़े हो जाते हैं ना, तो उनको वहाँ से निकाला जाता है और दूसरी जगह पे जाके लगा दिया जाता है। सो इससे क्या होता है, सैपलिंग्स का सर्वाइवल का रेशो बढ़ जाता है, साथ ही साथ हाइयर यील्ड देखने को मिलता है। इस प्रोसेस को ही ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। सो हमने राइस के केस में देखा है, ट्रांसप्लांटेशन होता है, एक जगह उगा दिए जाते हैं, फिर पानी वाले जगह में उन सैपलिंग्स को लगाया जाता है। सो क्या क्या स्ट्रैटेजीज उस टाइम पे अडॉप्ट करी गई थी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए? तो एक स्ट्रैटेजी क्या थी, फ्लो एग्रीकल्चर के ऊपर शिफ्ट कर लिया था। देखो, बहुत ज़्यादा दूर तक फर्टाइल एलुवियल रिवर वैलीज फैली हुई थी, जैसे कि गंगा और कावेरी की हम बात करें, तो 6th सेंचुरी BCE से क्या हुआ, वहाँ पे आयरन टिप्ड प्लो शेयर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया एलुवियल सॉइल को टर्न करने के लिए इन इलाकों के अंदर, जहाँ पर हाई रेनफॉल होती थी। साथ ही साथ कुछ पार्ट्स ऑफ गंगा वैली के अंदर क्या होता था, प्रोडक्शन किया जाता था पैडी का,
सो वो धीरे धीरे टाइम के साथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था ट्रांसप्लांटेशन की वजह से भी। ट्रांसप्लांटेशन एक प्रोसेस था जो कि मैंने अभी अभी बताया है, सो आई होप वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो एक और स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करी जाती थी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, जो कि थी यूज ऑफ इरिगेशन। सो वेल्स, टैंक्स और दूसरे कैनाल्स हम कह सकते हैं, तो इन सभी चीज़ों का भी यूज़ होता था इरिगेशन के लिए। तो इन इरिगेशनल वाले सोर्सेज को जो है बढ़ाया गया। सो और भी टैंक्स, वेल वगैरह बनवाए गए थे। सो मनुस्मृति एक बहुत बढ़िया लीगल टेक्स्ट है अर्ली इंडिया को जानने के लिए। ये संस्कृत के अंदर लिखी गई है और इसे लगभग 2nd सेंचुरी BC से लेकर 2nd सेंचुरी CE के बीच कंपाइल किया गया था। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके बॉक्स के अंदर गिवन है। सो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो बॉक्सेस के अंदर है और जो इम्पॉर्टेंट लग रही है, तो वो भी मैं साथ के साथ कवर करवा रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प हो रही है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट सेक्शन में भी अगर कोई भी डाउट है तो ज़रूर शेयर करना। ना उस रूरल सोसाइटी के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस थे। अब क्या हुआ, टाइम के साथ साथ डिफ्रेंसिएशन बढ़ने लग गया था उन लोगों के बीच जो एग्रीकल्चर के अंदर एंगेज थे। क्यों भाई? क्योंकि अनइवन बेनिफिट्स होते थे। हमने क्या देखा, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करी गई थी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, लेकिन इसके भी अनइवन बेनिफिट्स देखने को मिले। रिच फार्मर्स को तो बहुत अच्छे से बेनिफिट मिला, लेकिन पुअर वाले अभी भी साइडलाइन ही रहे थे। सो इस वजह से रूरल सोसाइटी के अंदर डिफ्रेंसिएशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, खासकर कि उन लोगों में जो एग्रीकल्चर के अंदर एंगेज थे। अब एक टर्म है गृहपति। सो ये यूज़ करी गई है पाली टेक्स्ट में 2nd और 3rd कैटेगरीज के लिए। सो जो बड़े बड़े लार्ज लैंड होल्डर्स होते थे, साथ ही साथ विलेज हेडमैन, ठीक है, जिनकी जो पोजीशन है वो ज़्यादातर हेरिडिटरी होती थी, तो ये पावरफुल होते चले गए टाइम के साथ साथ। और इनका कंट्रोल भी होता था कल्टीवेटर्स के ऊपर, जो इनसे नीचे आते थे उनके ऊपर इनका कंट्रोल भी रहता था। जो पुराना वाला तमिल लिटरेचर है, यानी कि तमिल संगम टेक्स्ट से हमें पता चला है अलग अलग कैटेगरीज होती थी जो लोग गांव में रहते थे ना उनके बीच। सो बड़े बड़े लार्ज लैंड ओनर्स होते थे ना, सो उन्हें वेलालर बोला जाता था, लोमेन को उजहावर बोला जाता था और स्लेव्स को अदीमई। तो ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे मैच द फॉलोइंग्स एक्सेट्रा आ सकता है आपकी शायद बैक एक्सरसाइज में भी ऐसा कुछ गिवन है, तो प्लीज एक बार वो भी देख लेना। अब एक बॉक्स है गृहपति। गृहपति क्या होता था? गृहपति ओनर होता था, मास्टर होता था, हेड होता था किसी भी हाउस होल्ड का, और उसका पूरा पूरा कंट्रोल होता था विमेन के ऊपर, चिल्ड्रन के ऊपर, स्लेव्स के ऊपर, वर्कर्स के ऊपर, और साथ ही साथ वो एक कॉमन रेजिडेंस शेयर करते थे। यानी कि एक पर्टिकुलर जगह पे जितनी भी विमेन है, मतलब जितने भी बच्चे हैं, स्लेव्स हैं, वर्कर्स हैं, उसके ऊपर पूरा कंट्रोल होता था एक गृहपति का। वो ओनर होते थे सभी के सभी रिसोर्सेज के, जैसे कि लैंड, एनिमल्स, दूसरी चीज़ें जो कि बिलोंग करती है उस हाउस होल्ड से। कई बार ये टर्म यूज़ करी गई है एक मेन के स्टेटस को डेजिग्नेट करने के लिए, कि भाई हाई स्टेटस को डेजिग्नेट करने के लिए गृहपति टर्म्स का यूज़ किया जाता था। साथ ही साथ जो अर्बन एलीट से जो मेन बिलोंग करते हैं ना, उनके स्टेटस को दिखाने के लिए, साथ ही साथ वेल्दी मर्चेंट्स को बताने के लिए कि वेल्दी मर्चेंट्स है, तो उनके लिए भी गृहपति टर्म का यूज़ किया जाता था। सो आपको साइड में एक बॉक्स देखने को मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड पे। सो उसके अंदर ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो ये भी एक बार देख लेते हैं। हर्षचरिता एक बायोग्राफी है हर्षवर्धन की, जो कि रूलर थे कन्नौज के। तो ये संस्कृत के अंदर कंपोज की गई थी उनके कोर्ट पोएट बन्ना भट्टा के द्वारा लगभग 7th सेंचुरी CE के दौरान। तो ये आपको याद रखना, हर्षचरिता किसकी बायोग्राफी है? हर्षवर्धन की, जो कि रूलर थे कन्नौज के, और कौन सी लैंग्वेज में करी गई है और किसने की है। सो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, और इसके नीचे थोड़ा सा एक्सर्प्ट भी दिया गया है, तो वो भी एक बार आप पढ़ लेंगे। नाउ लैंड ग्रांट्स एंड न्यू रूरल एलीट्स। देखो अर्ली सेंचुरी से क्या हुआ, कॉमन एरा के अर्ली सेंचुरी से हमें कुछ ग्रांट्स के सबूत देखने को मिले हैं, यानी कि लैंड ग्रांट्स भी होते थे उस टाइम पे। उनको इंस्क्रिप्शंस के अंदर भी रिकॉर्ड किया जाता था। कोई भी लैंड डोनेट करता था या ग्रांट करता था ना किसी को, तो उसको इंस्क्रिप्शन के अंदर रिकॉर्ड करवा दिया जाता था। खास करके जब कोई किंग किसी को लैंड दान कर रहा है, तो इन इंस्टेंसेस को हमेशा इंस्क्रिप्शन के अंदर रिकॉर्ड कर लिया जाता था। सो आपकी इस हिस्ट्री की बुक में जहाँ पर भी हम एक एक्सेप्शन देखेंगे ना जिसके अंदर विमेन एंगेज्ड है, तो वो एग्जाम्पल होगा प्रभावती गुप्ता का। तो प्रभावती गुप्ता डॉटर थी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे इंडियन हिस्ट्री में, चंद्रगुप्त II। तो उनकी डॉटर थी प्रभावती गुप्ता। उनकी शादी हुई थी एक इम्पॉर्टेंट रूलिंग फैमिली के अंदर, वकाटक्स की वो क्वीन थी।
तो वो वकाटक्स भी बहुत पावरफुल थे डेक्कन के अंदर। सो एक संस्कृत लीगल टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली विमेन कोई इंडिपेंडेंट एक्सेस नहीं रख सकती थी रिसोर्सेज के ऊपर, जैसे कि लैंड के ऊपर, जबकि एक इंस्क्रिप्शन से पता चला कि प्रभावती गुप्ता के पास एक्सेस थी लैंड की। यानी कि ये एक एक्सेप्शन है कि एक विमेन थी जो कि थी प्रभावती गुप्ता, जिनको एक्सेस मिली हुई थी लैंड की, जबकि ऑर्डिनरी विमेन को ये अलाउड नहीं होता था। हो सकता है कि ये क्वीन थी इस वजह से इन्हें अलाउड हो, या फिर जो ब्राह्मणास के जो नॉर्म्स थे वो यूनिफॉर्मली फॉलो नहीं किए जाते होंगे। अब ये जो लैंड ग्रांट्स का जो टॉपिक है ना, ये बहुत ज़्यादा हीटेड डिबेट वाला टॉपिक है हिस्टोरियंस के बीच। इसके ऊपर बहस छिड़ती ही रहती है कि क्यों भाई ये लैंड ग्रांट्स किए जाते होंगे। कुछ को लगता है कि लैंड ग्रांट्स स्ट्रैटेजी थी एक किंग्स की, रूलिंग लीनिएजेस की, ताकि वो एग्रीकल्चर को और नए इलाकों तक फैला सके। अब एग्रीकल्चर फैलेगा तो क्या होगा, टैक्स भी तो आएगा। तो एक स्ट्रैटेजी थी रूलिंग लीनिएजेस की एग्रीकल्चर को स्प्रेड करने की, ताकि उससे टैक्स आ सके। दूसरे हिस्टोरियंस कहते हैं कि लैंड ग्रांट्स जो है वो वीकनिंग पॉलिटिकल पावर को दर्शाते हैं। देखो, जब किंग्स जो है वो पावर लूज करते जा रहे थे, सामंता जब पावरफुल होते जा रहे थे, तो किंग्स लैंड ग्रांट्स कर दिया करते थे, ये दिखाने के लिए कि अभी भी हमारे पास पावर है। साथ ही साथ लैंड ग्रांट से हमें एक रिलेशनशिप का पता चलता है कल्टीवेटर्स और स्टेट, यानी कि गवर्नमेंट के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता था। तो उस रिलेशनशिप के बारे में भी हमें लैंड ग्रांट्स की मदद से पता चलता है। पेस्टोरलिस्ट, फिशर फॉक, हंटर गैदरर्स, मोबाइल और सेमी सेडेंट्री आर्टिजन्स और शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, ज़्यादातर इन ग्रुप्स के बारे में कोई डिटेल रिकॉर्ड्स हमें देखने को नहीं मिले हैं कि कैसी ज़िंदगी ये जीते थे, क्या क्या ट्रांजैक्शंस ये करते थे। तो मतलब इनके बारे में हमारे पास कुछ खास जानकारी नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, एक बॉक्स गिवन है, उसके अंदर ये गिवन है अग्रहारा। अग्रहारा लैंड होता है जो कि ब्राह्मणा को दे दिया जाता है, ग्रांट कर दिया जाता है। सो इस लैंड के ऊपर कोई भी लैंड रेवेन्यू नहीं पे करना होता था ब्राह्मणास को, और कोई ड्यूज नहीं देने होते थे किंग्स को। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, अग्रहारा वो लैंड होता था जो कि किंग ब्राह्मणा को ग्रांट कर देते थे, डोनेट कर देते थे, और इस लैंड के ऊपर कोई भी लैंड रेवेन्यू या फिर ड्यूज नहीं होते थे। यानी कि इस लैंड के ऊपर कोई भी टैक्स वगैरह पे नहीं करना होता था गवर्नमेंट को, चाहे कुछ भी कल्टीवेट कर लो। और कई बार इन ब्राह्मणा को राइट दे दिया जाता था कि इस एरिया से तुम लोकल पीपल से टैक्स कलेक्ट कर सकते हो, ड्यूज कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अग्रहारा एक इंपॉर्टेंट टर्म है, तो ये तुम लोगों को याद रखनी पड़ेगी। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाउन्स एंड ट्रेड। सो न्यू सिटीज के बारे में जानते हैं। ज़्यादातर बड़े बड़े जो टाउन्स थे ना, वो अलोंग द रूट्स ऑफ कम्युनिकेशंस लोकेटेड होते थे। जैसे कि पाटलिपुत्र, ये रिवराइन रूट के ऊपर लोकेटेड था। दूसरे जैसे कि उज्जैनी, ये लैंड रूट के ऊपर था। और बाकी सारे जैसे कि पुहार कोस्ट के पास था, जहाँ से सी रूट्स शुरू होते थे। तो ज़्यादातर जो हमारे टाउन्स वगैरह होते थे वो हमारे ट्रेडिंग रूट्स के पास लोकेटेड होते थे, कम्युनिकेशन के चैनल्स के पास लोकेटेड होते थे। ज़्यादातर सिटीज़ जैसे कि मथुरा, वो बसलिंग सेंटर्स होती थी कमर्शियल, कल्चरल और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का, और इवन आज भी है। अर्बन पॉपुलेशन, एलिट्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स, ये बहुत मुश्किल है एक्सटेंसिव एक्सकवेशन करना उन साइट्स पे, क्योंकि आज भी उन जगहों पर जैसे कि मथुरा, इन जगहों पर लोग बहुत ज़्यादा भर भर के रहते हैं। ठीक है, तो इन एरियाज में आज भी हड़प्पन साइट्स अगर हम देखेंगे, हड़प्पन साइट्स ज़्यादातर अबेंडेंड रीजन्स में है जहाँ पर एक्सकवेशन करना पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं रहती है। बट इन सिटीज़ के अंदर जैसे कि मथुरा हो गया, उज्जैनी, इन जगहों पर आज भी पॉपुलेशन रहती है, बहुत वाइड रेंज ऑफ पॉपुलेशन रहती है। तो यहाँ से बेशक हमने इतनी एक्सकवेशन नहीं कर पाए हैं, फिर भी हमें बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स इन रीजन से देखने को मिले हैं। अब क्या क्या आर्टिफैक्ट्स देखने को मिले हैं, हमें फाइन पोट्री बाउल्स देखने को मिले हैं, डिशेस देखने को मिली हैं विद ग्लॉसी फिनिश, जिन्हें हम नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कहते हैं। हो सकता है ये चीज़ें रिच लोग इस्तेमाल करते होंगे। ऑर्नामेंट्स मिले हैं हमें, टूल्स मिले हैं, वेपन्स मिले हैं, वेसल्स मिले हैं, फिगरीन्स मिली हैं जो कि बहुत सारे मटेरियल से बने होते थे, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज, इवोरी, ग्लास, शेल, टेराकोटा। तो इन सभी मटेरियल से बनी हुई चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। जैसे एक्सपेंसिव मटेरियल कंसिडर करे जाते हैं जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, तो हो सकता है ये चीज़ें रिच पीपल जो हैं वो यूज़ क्या करते होंगे। जबकि जो ऑर्डिनरी चीज़ों से बने हैं जैसे कि टेराकोटा से, हो सकता है ये वी कैन से ऑर्डिनरी पीपल यूज़ क्या करते होंगे। और जो थोड़ी सी महंगी चीज़ों से बने हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, हो सकता है ये रिच पीपल यूज़ क्या करते होंगे।
तो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर हमें देखने को मिला है, तो हो सकता है ये चीज़ें रिच लोग ही इस्तेमाल करते होंगे, बट वी आर नॉट श्योर अबाउट एनीथिंग। कई बार हमें कुछ इंस्क्रिप्शंस के अंदर गिल्ड्स और श्रेणीज का भी मेंशन देखने को मिलता है। गिल्ड और श्रेणीज क्या होती थी? क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स की या फिर मर्चेंट्स की ऑर्गेनाइजेशंस को गिल्ड्स या श्रेणीज कहा जाता था, तो इनके बारे में भी हमें थोड़ा बहुत जिक्र देखने को मिला है। ये जो गिल्ड्स थी ना, ये रॉ मटेरियल्स प्रोक्योर करती थी, फिर प्रोडक्शन को रेगुलेट करवाती थी, फिर फिनिश प्रोडक्ट को मार्केट करती थी। तो ये सारे काम होते थे हमारे गिल्ड्स और श्रेणीज के। ऑर्गेनाइजेशन बना लेते थे भाई क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स, मर्चेंट्स, ताकि उनका जो काम है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली हो सके। अब ऐसा हो सकता है कि क्राफ्ट पर्सन्स ने आयरन टूल्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया होगा ग्रोइंग डिमांड्स को मीट करने के लिए, यानी कि अर्बन एलिट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई होगी और इसलिए आयरन टूल्स का इस्तेमाल शुरू हो गया होगा। सो ये एक अगेन इम्पॉर्टेंट बॉक्स गिवन है आपकी बुक के अंदर। सो पाटलिपुत्र के बारे में है। देखो, हर एक सिटी की खुद की एक हिस्ट्री होती है, जैसे कि पाटलिपुत्र की। पाटलिपुत्र एक विलेज के रूप में डेवलप हुआ था, शुरू हुआ था, जिसे हम पाटली ग्राम कहते थे। बाद में 5th सेंचुरी BCE में मगधान रूलर्स ने डिसाइड करा कि वो अपने कैपिटल को राजगृह से इस जगह पे शिफ्ट करेंगे, तो उन्होंने पाटली ग्रामा का नाम चेंज करके पाटलिपुत्र रख दिया। सो 4th सेंचुरी BC के आसपास क्या हुआ, ये जो कैपिटल बन गया मौर्यन एम्पायर का, एक बहुत बड़ी सिटी भी बन गई पूरे एशिया के अंदर। वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी बन गई ये एशिया के अंदर। अब क्या हुआ, धीरे धीरे इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो गिरती गई, डिक्लाइन होती चली गई। जब चाइनीज पिलग्रिम ज़ुआनज़ांग यहाँ पर आए ना 17th सेंचुरी BCE के अंदर, तो उन्होंने यहाँ पे रूइंस देखे। सब कुछ यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो चुका था और बहुत ही कम पॉपुलेशन अब यहाँ पर रहती थी। सो आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ से याद रखनी है कि भाई ज़ुआनज़ांग कब आए थे? 7th सेंचुरी CE में, और पाटलिपुत्र को पहले क्या बोलते थे? पाटली ग्राम। अब ये एक इमेज गिवन है आपकी बुक के अंदर। सो ये एक इमेज है मथुरा के अंदर, तो उसका एक हिस्सा है। सो पेडेस्ट्रल पे नीचे हमें देखने को मिलती है प्राकृत इंस्क्रिप्शन, जिसके अंदर बताया गया है कि एक विमेन थी जिसका नाम था नागापिया, जो कि एक गोल्ड स्मिथ की वाइफ थी जिनका नाम था धर्मका। तो उन्होंने इस इमेज को एक श्राइन में इंस्टॉल करवाया था, लगवाया था। तो ये वही इमेज है, तो उसके रूइन देखने को मिल रहा है। ऊपर की इमेज हो सकता है टूट गई होगी। अब वोटिव इंस्क्रिप्शंस क्या होती है? वोटिव इंस्क्रिप्शन वो इंस्क्रिप्शंस होती हैं जो कि गिफ्ट्स, किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को गिफ्ट वगैरह दे दिए हैं तो उनको रिकॉर्ड करती है। मान लो एक किंग ने एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को, यानी कि एक मंदिर को या फिर मस्जिद को कुछ दान दे दिया बड़ा सा, तो वो रिकॉर्ड करती है हमारी वोटिव इंस्क्रिप्शंस। सो ये एक मैप दे रखा है कुछ इंपॉर्टेंट किंगडम्स का और टाउन्स का, तो ये हम देख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे कुशानास के बारे में गिवन है। सो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मैप है, तो अच्छे से इसको देख लेना। अब बात करते हैं ट्रेड की। 6th सेंचुरी BC के आसपास बहुत सारे लैंड्स और रिवराइन रूट्स देखने को मिलते थे हमारे सब कॉन्टिनेंट पे, और दूर दूर तक फैले दिखते थे वो रूट्स हमें। सो कुछ लोग इन रूट्स के ऊपर ट्रैवल करते थे। कौन थे वो ट्रैवलर्स? पेडलर्स होते थे, जो मतलब पैदल यात्रा करते थे, शायद से वो फुट पे ट्रैवल करते होंगे। मर्चेंट्स होते होंगे जो कारवा में ट्रैवल करते होंगे, बुलक कार्ट्स पे पैक एनिमल्स के साथ। साथ ही साथ सी फेयरर्स भी होते थे, जिनका काम तो बहुत ज़्यादा रिस्की था लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी होता था। रिस्की क्यों होता था भाई? शिप की मदद से जाना है, बोट्स वगैरह की मदद से जाना है, तो पता नहीं समुद्र में कब तूफान आ जाए, थोड़ा सा रिस्की होता था ये काम, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी होता था। सक्सेसफुल मर्चेंट्स को मस्सातुवन बोलते थे तमिल के अंदर, और सेटीज या सप्तावाहक बोला जाता था प्राकृत के अंदर। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ये टर्म्स MCQ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जो भी मैं अभी तक आपको पढ़ा रही हूँ, जो भी आपको स्क्रीन पे टेक्स्ट देखने को मिल रहा है, इमेजेस हैं, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे के सारे नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा ना। कॉइन्स एंड किंग्स, पहले भी एक्सचेंजेस होते थे, बट जब कॉइनेज का इंट्रोडक्शन हुआ ना, तो एक्सचेंजेस बहुत तेज़ी से होने लग गए थे। अब पंच मार्क कॉइन्स बनाए जाते थे सिल्वर के, कॉपर के, तो इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था। अब बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट्स किए गए हैं सिंबल्स जो बने हुए हैं ना इन पंच मार्क कॉइन्स के ऊपर, तो इनको आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई ये कौन सी रूलिंग डायनेस्टी से बिलोंग करता होगा।
मौर्यास की कोशिश करी गई है कि भाई ये क्या मौर्यास के कॉइन्स थे या किसी और डायनेस्टी के। तो इनसे हमें पता चलता है कि ये इस किंग ने इशू किए होंगे। तो ये भी हो सकता है कि कुछ मर्चेंट्स, बैंकर्स और टाउन पीपल ने भी कुछ कॉइन्स को इशू किया होगा। सो इस टॉपिक के अंदर हम प्रॉपरली कॉइन्स और उनके किंग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कौन से किंग ने कौन से कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए होंगे। देखो, जो सबसे पहले कॉइन्स थे जिनके ऊपर नेम्स भी थे और इमेजेस भी थी रूलर्स की, वो इंडो ग्रीक्स ने इशू किए थे, जिन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो है कंट्रोल किया था, और 2nd सेंचुरी BCE के आसपास जो है लगभग उनका कंट्रोल शुरू हुआ था। तो इंडो ग्रीक्स के कॉइन्स थे जिनके ऊपर सबसे पहले इमेजेस और नेम्स देखने को मिलते थे रूलर्स के। सो हमने क्या देखा था कि भाई कुशानास के बारे में हमें कॉइन्स से भी बहुत कुछ पता चलता है। तो जो सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स जो इशू करे गए थे लगभग 1st सेंचुरी CE में, तो जो सबसे पहले कॉइन्स इशू करे गए थे गोल्ड के, वो थे कुशानास की। अब इतने सारे ट्रांजैक्शंस हो रहे थे वो भी गोल्ड कॉइन्स की मदद से, तो इससे क्या पता चलता है कि बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन होते रहे होंगे, बहुत ज़्यादा ट्रेड वगैरह होता होगा। इसके अलावा हमें रोमन कॉइन्स के होर्ड्स भी देखने को मिले हैं कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे साउथ इंडिया के अंदर। साउथ इंडिया के अंदर रोमन कॉइन्स देखना तो थोड़ी सी अजीब बात है। क्या भाई ये जो साउथ इंडिया था ये रोमन एम्पायर का पार्ट था? नहीं भाई, रोमन एम्पायर का पार्ट नहीं था। इसका क्या मतलब है कि शायद से क्या श्योरली साउथ इंडिया का ट्रेड होता होगा रोमन एम्पायर के साथ, जब तो हमें इतने सारे कॉइन्स देखने को मिले हैं, वो भी रोमन एम्पायर के। साथ ही साथ कुछ कॉइन्स ट्राइबल रिपब्लिक्स जैसे कि योधयाज ऑफ पंजाब और हरियाणा ये भी इशू किया करते थे। सो अप्रॉक्सीमेटली 1st सेंचुरी CE के आसपास इन्होंने कॉइन्स इशू करे थे। अब आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ कॉपर कॉइन्स जो हैं वो निकाले हैं, जो माना जाता है योधयास के कॉइन्स हैं। इससे क्या पता चलता है कि ये भी इकोनॉमिक एक्सचेंजेस के अंदर पार्टिसिपेट करते थे। बहुत अच्छे बेहतरीन क्वालिटी के गोल्ड के कॉइन्स हमें देखने को मिलते हैं गुप्ता रूलर्स के। जो सबसे ज़्यादा प्योरेस्ट वी कैन से गोल्ड कॉइन्स माने जाते थे वो गुप्ता रूलर्स के थे। सो जो कॉइन्स थे गोल्ड के जो उनकी प्योरिटी के लिए जाने जाते थे, सो वो थे गुप्ता रूलर्स के। लगभग 6th सेंचुरी CE के आसपास क्या हुआ, गोल्ड कॉइन्स के जो फाइंड्स थे वो कम ही देखने को मिले, यानी कि इतने ज़्यादा गोल्ड कॉइन्स नहीं देखने को मिलते थे। सो इससे क्या पता चलता है, क्या इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था? अब हिस्टोरियंस बटे हुए हैं इस इशू के ऊपर। कुछ हिस्टोरियंस का मानना कुछ है, कुछ हिस्टोरियंस का मानना कुछ है। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि हो सकता है कि जब वेस्टर्न रोमन एम्पायर का कोलैप्स हो गया था ना, तो उससे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड पे भी इफेक्ट देखने को मिला था, यानी कि ट्रेड भी अब कम हो गया था साउथ इंडिया के साथ। इस वजह से वहाँ पर अब हमें कम ही कॉइन्स देखने को मिल रहे हैं, और इससे स्टेट्स की प्रॉस्पेरिटी के ऊपर भी इफेक्ट देखने को मिला होगा। जबकि कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि इस टाइम पे नए टाउन्स और नेटवर्क्स ऑफ ट्रेड देखने को मिल रहे थे, तो इस वजह से हो सकता है कि कॉइन्स जो हैं वो कॉन्टीन्यूअसली मूवमेंट में हो। और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि बेशक इस टाइम पे हमें कॉइन्स नहीं मिल रहे हैं, कॉइन्स कम ही मिल रहे हैं, बट कॉइन्स का जिक्र अभी भी इंस्क्रिप्शन और टेक्स्ट में होता है, यानी कि कॉइन्स का लगातार ट्रांजैक्शन हो रहा होगा जिसके वजह से वो होर्ड नहीं हो पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये हो सकता था। ये दूसरे हिस्टोरियंस का विचार है। क्या ऐसा हो सकता है कि कम कॉइन्स देखने को मिल रहे हैं क्योंकि कॉइन्स कंटिन्यू सर्कुलेशन में थे, या फिर होर्ड नहीं किए जा रहे थे? तो हो सकता है, वी आर नॉट श्योर अबाउट एनीथिंग। तो ये सिर्फ हिस्टोरियंस के दो अलग अलग विचार हैं। अब ये फिर से बहुत इंपॉर्टेंट इमेजेस हैं। तो ये क्या है, ये योध्या कॉइन है। हमने देखा था योध्या ट्राइबल रिपब्लिक्स थी हरियाणा पंजाब की, तो उन्होंने ये कॉइन्स इशू करे थे। तो ये गुप्ता कॉइन्स है जो कि उनके प्योरिटी के लिए जाने जाते थे। एंड ये कुछ पंच मार्क्ड कॉइन्स हैं। इनको पंच मार्क इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन्हें पंच करके बनाया जाता था। अब न्यूमिस्मैटिक क्या होती है? न्यूमिस्मैटिक स्टडी होती थी कॉइन्स की, जैसे कि विजुअल एलिमेंट्स उनके ऊपर क्या बना हुआ है, कॉइन्स के ऊपर स्क्रिप्ट क्या है, इमेजेस क्या है, उनका एनालिसिस करना पूरा, किस हालत में वो मिले हैं। तो मतलब कॉइन्स के बारे में हर प्रकार की स्टडी करना, दैट इज नोन एज न्यूमिस्मैटिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है बैक टू बेसिक डिसिप्लिन ब्रह्मी। अब जेम्स प्रिंसेप ने ब्रह्मी को कैसे डेसिफर किया था वो समझते हैं। अब स्कॉलर्स ने अर्ली इंस्क्रिप्शंस को स्टडी करा। कई बार उन्हें लगता था कि वो संस्कृत में होंगी, बट ऐसा नहीं था। वो पुरानी वाली इंस्क्रिप्शंस जो है वो प्राकृत के अंदर थी। सो बहुत सारी डिकेड्स तक, मतलब बहुत सारे दशकों तक उन्होंने जो है इन्वेस्टिगेशन करी आफ्टर
डिकेड्स ऑफ पेनस्टेकिंग इन्वेस्टिगेशन, एपिग्राफिस्ट ने जो है मिलके, जेम्स प्रिंसेप ने उनके साथ मिलके जो है डेसिफर करा अशोकन ब्रह्मी को 1838 के अंदर। तो मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करी गई, उसके बाद जाके कहीं 1838 के अंदर अशोकन ब्रह्मी को डेसिफर किया गया था। हम ये इमेज देख पा रहे हैं, ये क्या, ये अशोकन इंस्क्रिप्शन देखने को मिल रही थी हमें, तो ये उसकी इमेज आपकी बुक में गिवन है। ये है अशोकन ब्रह्मी और ये इधर है हमारी देवनागरी इक्विवेलेंस जो कि आज की हिंदी में हम यूज़ करते हैं। ऐसे अशोका की ब्रह्मी के अंदर क को लिखा जाता था, ऐसे च को, ऐसे ड़ को, ऐसे द को, ऐसे म को, ऐसे र को। ठीक है, तो ये अशोका की ब्रह्मी थी जो कि हमने डेसिफर कर ली है, जेम्स प्रिंसेप ने डेसिफर कर ली है। कब करी है भाई? 1838 के अंदर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर टू रिमेंबर। एक और स्क्रिप्ट थी जिसे डेसिफर करा जेम्स प्रिंसेप ने, जो कि थी खरोष्टी। कैसे खरोष्टी को डेसिफर करा गया था? देखो, खरोष्टी की जो डेसिफरमेंट की स्टोरी है ना, वो थोड़ी सी अलग है। ये जो स्क्रिप्ट थी ना, ये नॉर्थ वेस्ट वाली इंस्क्रिप्शन के अंदर यूज की जाती थी, यानी कि जो नॉर्थ वेस्ट का इलाका था जहाँ पर इंडो ग्रीक्स ने रूल किया था ना, तो वहाँ पर जो इंस्क्रिप्शन मिली है ना, वहाँ पर ये स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता था। अब वहाँ पर हमें कुछ कॉइन्स भी देखने को मिले। उन कॉइन्स के अंदर किंग्स के नाम भी थे जो कि ग्रीक और खरोष्टी दोनों स्क्रिप्ट के अंदर लिखे हुए थे। तो जो यूरोपियन स्कॉलर्स जो पुरानी वाले ग्रीक को पढ़ सकते थे ना, तो उन लोगों ने दोनों लेटर्स को कंपेयर करा, ग्रीक वाले को भी और खरोष्टी वाले को भी। ऐसे कंपेयर करा गया था लेटर्स का और फिर ऐसे डेसिफर कर ली गई थी। अब जब प्रिंसेप ने देखा कि जो खरोष्टी इंस्क्रिप्शन है, जो स्क्रिप्ट है, वो तो खरोष्टी है, लेकिन उसके अंदर प्राकृत लैंग्वेज है। जब लैंग्वेज को आइडेंटिफाई कर लिया गया ना, तो बड़ी बड़ी इंस्क्रिप्शन को भी पढ़ना पॉसिबल हो गया था। तो ऐसे खरोष्टी को डेसिफर किया गया था। नाउ हिस्टोरिकल एविडेंस फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस। अब एक रूलर है अशोका। अशोका के बारे में इंस्क्रिप्शंस के अंदर डायरेक्ट नहीं लिखा गया है, उनकी जगह क्या लिखा गया है? उनके टाइटल्स लिखे गए हैं, जो टाइटल्स उन्होंने अडॉप्ट कर रखे थे, जैसे कि देव नाम पिया, जिसे हम कहते हैं बिलव्ड ऑफ गॉड्स, या फिर पिया दासी, प्लेजेंट टू बी होल्ड। तो अशोका का नाम से डायरेक्टली इंस्क्रिप्शंस के अंदर मेंशन नहीं था, बल्कि उनके टाइटल्स जो उन्होंने अडॉप्ट कर रखे हैं, जैसे देवनाम पिया, पिया दासी, ये लिखे गए थे इंस्क्रिप्शन के अंदर। जो अशोका नाम है ना, वो कुछ और इंस्क्रिप्शंस के अंदर मेंशन था, जिनके अंदर टाइटल्स भी थे। तो बार बार जब इंस्क्रिप्शंस को एग्जामिन करा गया ना, तो तब हमें समझ में आया जो इंस्क्रिप्शंस है, ये तो टर्म्स में, कंटेंट में, स्टाइल में, लैंग्वेजेस में, सब चीज़ों में मैच कर रही है। तो तब हमें पता चला कि भाई अशोका ही थे जिन्हें देवनाम पिया या फिर पियादासी बोला जा रहा था। और ये सेम इंस्क्रिप्शंस हैं जिसमें अशोका को पियादासी या देवनाम पिया बोला जा रहा है। इस तरीके से इंस्क्रिप्शंस को एग्जामिन किया जाता है, बहुत ज़्यादा पेंसटेकिंग काम होता है ये, तब जाके कहीं ना कहीं एक इंस्क्रिप्शन को डेसिफर किया जाता है, समझा जाता है क्या लिखा गया उसके अंदर, और फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी जाती है। हमने पहले ये भी पढ़ा था ना कि अशोका ने ये क्लेम करा है कि पुराने वाले जो रूलर्स थे, जो पहले रूलर्स थे, उन्होंने कोई अरेंजमेंट नहीं कर रखे थे रिसीव करने के लिए रिपोर्ट्स को, यानी कि रिपोर्ट्स को रिसीव करने के लिए पहले वाले किंग्स ने कोई खास अरेंजमेंट्स नहीं कर रखे थे। अगर हम पॉलिटिकल हिस्ट्री को कंसिडर करें, अशोका से पहले वाली पॉलिटिकल हिस्ट्री को कंसिडर करें सब कॉन्टिनेंट की, तो क्या हमें लगता है कि ये स्टेटमेंट सही थी? हिस्टोरियंस कॉन्टिन्यूसली जो है इंस्क्रिप्शंस को एग्जामिन करते रहते हैं, इन स्टेटमेंट्स को एक्सेस करते रहते हैं, एसेस करते रहते हैं, ये देखने के लिए कि क्या ये बात, जो ये चीज़ें उन्होंने बताई हैं, ये सही हैं या ये एग्जेगरेशंस हैं। हम इन्हें मान सकते हैं कि हाँ अशोका ने ये चीज़ बोली है तो ये सही है, नहीं है भाई, क्योंकि देखो इंस्क्रिप्शन के अंदर एक किंग लिखवाता है और उस किंग की मर्जी है कि वो क्या लिखवाएगा, उसके बारे में कुछ गलत तो लिखा जाएगा नहीं। तो ये मानना कि हाँ टू द पॉइंट ये बिल्कुल सही है, तो ये थोड़ा सा वी कैन से प्रॉपर नहीं होता है हर एक इंस्टेंस के अंदर। इस वजह से हिस्टोरियंस को हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से जांच पड़ताल करनी पड़ती है, तब जाके कहीं वो एक कंक्लूजन पे आते हैं। अब हिस्टोरियंस को कुछ और असेसमेंट्स भी करने पड़ते हैं। अगर मान लो एक किंग ने एक ऑर्डर लिखवा दिया है एक नेचुरल रॉक के ऊपर सिटी के पास या फिर किसी इंपॉर्टेंट रूट ऑफ कम्युनिकेशन पे, तो क्या जो पासर बाय हैं यानी कि गुजरने वाले हैं जो उस राह से, क्या वो रुक के उन इंस्क्रिप्शंस को पढ़ेंगे? ज़्यादातर लोग जो थे वो लिटरेट नहीं थे। क्या सब लोग जो सब कॉन्टिनेंट में रहते थे उन सभी को प्राकृत समझ में आती थी जो पाटलिपुत्र के अंदर यूज़ करी जाती होगी? तो हमें नहीं पता है। हिस्टोरियंस के मन में भी बहुत सारे सवाल आते हैं जब उन्हें इतना कुछ मिलता है, खासकर कि वो तो अपनी फील्ड में इतने ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं,
तो उनके ही मन में कितने सवाल आते होंगे। बट हर एक सवाल का जवाब मिलना ये कंपल्सरी नहीं होता है। तो वो बहुत ज़्यादा एग्जामिनिंग करते हैं, बहुत सारे एनालिसिस करते हैं, तब जाके उन्हें एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर मिलता है। अब इंस्क्रिप्शनल एविडेंस की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। कई बार क्या होता है, टेक्निकल लिमिटेशंस देखने को मिलती हैं। लेटर्स फेंटली इंग्रेव्ड होते हैं, हल्के से लिखे होते हैं। कई बार रिकंस्ट्रक्शन करना मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ इंस्क्रिप्शंस हो सकता है टूटी हो या फिर लेटर्स गायब हो, तो उस टाइम पे हम कैसे पढ़ेंगे इंस्क्रिप्शन को। साथ ही साथ हमेशा इजी नहीं होता है इंस्क्रिप्शन को पढ़ना। हमेशा एग्जैक्ट मीनिंग हम नहीं समझ सकते उन वर्ड्स का, क्योंकि एक वर्ड का बहुत सारे मतलब होते हैं, ठीक है। तो इंस्क्रिप्शन के अंदर वो वर्ड लिखा है, उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है ये समझना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हो सकता है वो इंस्क्रिप्शन एक पर्टिकुलर जगह पे, एक टाइम पे, पर्टिकुलर इंस्टेंस पे लिखवाई गई होगी, बट आज के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो हो सकता है उसका मतलब कुछ और ही बन रहा हो हमारे हिसाब से। तो बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं इंस्क्रिप्शंस के भी। साथ ही ये जो इंस्क्रिप्शंस है ना, ये पर्टिकुलर पर्सन का नजरिया दिखाती है जिसने उसे लिखवाया होगा। ऑर्डिनरी लोगों के विचार हमें इंस्क्रिप्शन के अंदर नहीं देखने मिलते। इतनी सारी हजारों इंस्क्रिप्शन हमें देखने को मिली, हमने इतनी सारी डिस्कवर करी है इंस्क्रिप्शन, बट सबको डेसिफर हम नहीं कर पाए हैं, पब्लिश नहीं कर पाए हैं, ट्रांसलेट नहीं कर पाए हैं। साथ ही साथ और भी इंस्क्रिप्शंस हैं जो कि होंगी उस टाइम पे, बट टाइम के साथ साथ वो सर्वाइव नहीं कर पाई होंगी, रूइन हो गई होंगी, डिस्ट्रॉय हो गई होंगी। सो जो कुछ भी इंस्क्राइब करा गया होगा उसका सिर्फ फ्रैक्शन ही हमारे पास अभी अवेलेबल है इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। इंस्क्रिप्शन के अंदर जो रूटीन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती थी, जो दुख सुख होते थे लोगों के, उनके बारे में नहीं लिखा जाता, बल्कि ग्रैंड यूनिक इवेंट्स के बारे में ही ज़्यादातर लिखा जाता है। किंग से रिलेटेड इवेंट्स को ही सिर्फ इंस्क्रिप्शन के अंदर जगह दी जाती है। जो कंटेंट होता है ना इंस्क्रिप्शन का, जो इंस्क्रिप्शन के अंदर जो लिखवाया जाता है ना, उसके अंदर जिसने लिखवाया है उसके विचार होते हैं। तो हम कह सकते हैं इंस्क्रिप्शन बायस्ड भी होती हैं। तो ये आप स्क्रीन पे इमेज देख पा रहे होंगे, तो ये कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है जो कि हमें कर्नाटका से मिली है, जो लगभग 6th सेंचुरी सी की होगी। एंड ये एक और इमेज हम देख पा रहे हैं, तो ये कॉइन है इंडो ग्रीक किंग मिनेंदर के। सॉरी फॉर रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन अगर है तो प्लीज इग्नोर इट। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एंड वन मोर थिंग, आपको एक बार एनसीईआरटी की बेसिक रीडिंग लगानी पड़ेगी ताकि आपको बहुत अच्छे से हर एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो जाए। एंड कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। एंड वन मोर थिंग, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, सो इट्स अ बिग रिक्वेस्ट टू यू गाइज, प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। एंड वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना तो बनता है, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। एंड अगर आपको इस सारे के सारे नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं नोट्स के लिए और अदर अपडेट्स के लिए। सो टेलीग्राम चैनल का नाम है इग्नाइटेड फ्यूचर, प्लीज़ गो ऑन दैट चैनल एंड जल्दी से चैनल को ज्वाइन कर लेना। एंड यू कैन डाउनलोड दीज नोट्स जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। ये नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे थोड़ी देर में आपको। Until then, keep watching, keep learning. Thanks for watching. Bye bye.